नमस्कार दोस्तों, इंडिया ईयर बुक 2020 की सीरीज में हमारा अगला जो टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है चैप्टर नंबर 8 कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया में दो मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं। एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको मेती भी बोलते हैं, और सेकेंड दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो काम करता है वो ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के साथ में वो आईटी इनेबल्ड सर्विस जो है इंडस्ट्री उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आपके फर्स्ट पैराग्राफ में यही आपके बात लिखी हुई है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में पोस्टल डिपार्टमेंट एंड एज वेल एज कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है। तो बेसिकली इस तरह से मेन एक्टिविटीज जो हैं वो डिफाइंड है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इसका पेज नंबर 1, 2, 3 पर हम देख रहे हैं। पोस्ट का पैराग्राफ है, द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम द मोस्ट प्रिफर्ड फैसिलिटेटर ऑफ कम्युनिकेशन वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया बाय लॉर्ड क्लाइव। ये अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, 1766। आप अपनी पीडीएफ और बुक साथ में रखिएगा, जो भी आपके पास हो उसमें मार्किंग करते चलिएगा। एंड इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1774। तो 1766 में सबसे पहले बना और 74 के अंदर उसको दोबारा डेवलप करा। एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क वाज मेड ड्यूरिंग 1786 टू 1793। और पहली टाइम फर्स्ट टाइम जो है पोस्ट ऑफिस वर रेगुलेटेड थ्रू द एक्ट ऑफ 1837, पहली बार हुआ है। इसी पैरा में थोड़ा सा आगे आइएगा, इसमें लिखा हुआ भी है एक बात, on uniform basis to unite to all the post office establishment throughout the then existing 3 presidencies into one all India service। तो एक जैसी सर्विस बना दिया उसको। Thereafter the Post Office Act of 1854 an entire fabric of postal system, और वो उसको चेंज कर दिया 1 अक्टूबर 1854 से। देन ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। उसके बाद आपको आगे का पैराग्राफ इतना कुछ काम का नहीं है, उसको इग्नोर करना है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 124 पर। अब हम देख रहे हैं इसमें भी जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है वो आपके ज्यादा कुछ काम का नहीं है, उसको इग्नोर करना है। आप ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू एक बार देख लीजिए। इसमें बस इतना सा लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करता है, और इसमें पोस्टल सर्विस बोर्ड है जो एक एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है इसकी, जिसमें एक चेयरमैन और 6 मेंबर होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है। इसमें एक नीचे लाइन दिखिए, द चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो जो सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, वही इसका क्या होता है, चेयरमैन भी होता है पोस्टल सर्विस बोर्ड का। ये बात अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है। और ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन होता है ये ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। अच्छा, इसके मेंबर्स जो हैं वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। एक पर्सनल डिपार्टमेंट का, एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का, एक टेक्नोलॉजी का, एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का, एक बैंकिंग का, एक एचआरडी का, एंड प्लानिंग का, ऐसे करके 6 मेंबर्स हैं। देन आगे आ जाते हैं हम। फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो पोस्टल डिपार्टमेंट देता है, जिसमें सब जानते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ अभी तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी बन गए हैं, POSB करके। उस पैराग्राफ में आप देखना, अंडरलाइन करना, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। और पोस्ट ऑफिस बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपका RD है, टाइम डिपॉजिट है, मंथली इनकम है, PPF है, ये अकाउंट खोलने का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र हैं, ये कुछ चीजें। अभी आजकल सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस के बैंक में खुल रहा है, सेविंग बैंक में। देन म्यूचुअल फंड्स की सर्विसेज भी देते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज है, IMTS करके। IMTS के अंदर क्विक एंड इजी वे ऑफ ट्रांसफरिंग, पेज नंबर 125 पर देखेंगे, क्विक एंड इजी वे ऑफ ट्रांसफरिंग पर्सनल रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड टू बेनिफिशियरीज इन इंडिया। बाहर से कोई अपने परिवार को पैसा भेजना चाहता है तो वो इसके थ्रू भेज सकता है। इसमें ये वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और 195 कंट्रीज को कवर कर रहे हैं। बस इतना सा ही ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं। देन नेशनल पेंशन स्कीम में बहुत शॉर्ट में देखना है, इसको नेशनल पेंशन सिस्टम बोलते थे पहले, अभी नाम चेंज हो गया है। और ये सबसे पहले 2009 में इंट्रोड्यूस हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर। इंडियन पोस्ट इज अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। और अभी इसमें सब्सक्राइबर कौन हो सकता है, आपको इतना ध्यान रखना है। NPS में 18 से 55 की एज वाला कोई भी व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है और कंट्रीब्यूट करता है टिल द एज ऑफ 60, जिसको हम यहाँ पर रिटायरमेंट एज बोलते हैं। इस फंड को जो कंट्रीब्यूशंस आते हैं वो इन्वेस्ट होते हैं अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स में। डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर्स इसके लिए अपॉइंट करे हुए हैं, और PFRDA जो है वो इसको रेगुलेट करता है।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एनपीएस के बारे में बस शॉर्ट में इतना सा ध्यान रखना है कि ये क्या स्कीम है और कैसे काम करती है। देन सोशल सिक्योरिटी की कुछ स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल जन सुरक्षा स्कीम है, लाइक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये दोनों योजनाएं जो हैं ये भी पोस्ट ऑफिस चलाता है, अभी इतना ध्यान रखना है। और अटल पेंशन स्कीम्स हैं, वो भी 2015 से सभी पोस्टल जो हैं हमारे ऑफिस उनमें 2015 से चल रही है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन में चल रही है। देन आगे कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एटीएम्स। अभी कोर बैंकिंग का मतलब होता है कि आप दुनिया में, देश में कहीं पर भी पोस्टल सर्विसेज, अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप दुनिया में कहीं पर भी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर उससे अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। जरूरी नहीं है जहां आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया है वहीं आपको जाना पड़े। तो ये एक कोर बैंकिंग का मतलब होता है कि आप पूरा सिस्टम जो होता है वो एक दूसरे से टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़ा हुआ होता है और इससे आसानी हो जाती है लोगों को इसकी सर्विसेज लेने में। एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग भी इसको बोल सकते हैं, ऐसा ही इधर लिखा हुआ है। इन्होंने अभी एटीएम्स भी पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने एस्टैब्लिश करे हैं। देन रिटेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स वो इग्नोर करना है। जन सुरक्षा स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, वही बात रिपीट हुई है, उसको इग्नोर करिएगा। पेज नंबर 126 पर हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन स्कीम के फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक स्मॉल सेविंग स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। पहली बात ये ध्यान रखनी है, 2015 में लॉन्च हुई है। इस स्कीम में लीगल और नेचुरल गार्जियन जो है कैन ओपन ओनली वन अकाउंट इन द नेम ऑफ वन गर्ल चाइल्ड एंड मैक्सिमम 2 अकाउंट इन द नेम ऑफ 2 डिफरेंट गर्ल चाइल्ड अप टू द 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो 10 साल की उम्र तक की बच्ची का खाता उसका लीगल और नेचुरल गार्जियन जो कोई भी एक ओपन कर सकता है, 2 बच्ची तक ऐसा हो सकता है, और ये वेलफेयर स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये 2016 में सेटअप हुए हैं। ये पहला पॉइंट है, आपको जो ध्यान रखना है, विद अ मैंडेट टू बिल्ड मोस्ट एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर द कॉमन मैन बाय रिमूविंग बैरियर्स ऑफ अनबैंक्ड एंड प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शंस। मतलब अब एटीएम वगैरह भी इसके लिए आ गए हैं जिसमें ये काम कर रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सब इग्नोर करना है, आगे आ जाना है। कुछ फीचर्स उसके दे रखे हैं कि सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट दोनों सर्विसेज दे रहे हैं। पहला एक जो है 2 तरह के डिपॉजिट अकाउंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है। दूसरा मनी ट्रांसफर सिंपल और सिक्योर, इंस्टेंट और 24/7 सब तरह का हो रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में मनरेगा, स्कॉलरशिप, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स है, गवर्नमेंट सब्सिडीज भी इसके थ्रू जा रही है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब कि लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और सेविंग स्कीम्स दे रहे हैं। बिल यूटिलिटी पेमेंट कर देते हैं, मोबाइल, डीटीएच, रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बिल पेमेंट करने का काम भी कर रहा है। एंटरप्राइज और मर्चेंट पेमेंट्स भी कर देते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके पेमेंट्स भी इसके थ्रू हो जाता है। कैश ऑन डिलीवरी, ई कॉमर्स डिलीवरी के पेमेंट्स भी इससे हो रहे हैं। तो कुछ एक सर्विसेज हैं जो पोस्ट पेमेंट बैंक्स दे रहे हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इनमें से कौन सी सर्विस दे रहा है नहीं दे रहा है ऐसा करके एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये पैरा थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मार्क कीजिएगा। फिर उसके बाद में आपको आगे देखना है इनके कुछ सर्विसेज वगैरह हैं। पेज नंबर 127 पर हम देख रहे हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर नहीं जाना है, सभी तरह की सर्विस दे रहे हैं। आईएमपीएस, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, सभी तरह का बैंकिंग की जितनी भी सर्विस होती है वो ऑलमोस्ट सारी ये दे ही रहे हैं, बस उनको इग्नोर करना है। आगे आइए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट दोबारा इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 127 पर, वो नहीं देखना है, वो रिपीट हो गया है। रूरल बिजनेस जो है उसको इग्नोर करना है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है उसको इग्नोर करना है, ये आपके काम का नहीं है, इतना नहीं आता है एग्जाम में। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो भी नहीं देखना है, इग्नोर करना है। एस्टेट मैनेजमेंट नहीं देखना है, पेज नंबर 128, 129 भी इग्नोर कर दिया है मैंने। 129 पर आप एस्टेट मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट ये सब छोड़ देंगे। वैल्यूएबल कुछ सर्विसेज हैं जैसे स्पीड पोस्ट है, तो उसके लिए बस एक पैराग्राफ 2 पैरा कि ये 1986 में स्टार्ट हुई थी और पार्सल और लेटर्स की डिलीवरी फास्ट करने के लिए जो 35 किलोग्राम तक का वजन जो है उसको ये स्पेसिफाइड स्टेशन तक पहुंचा देते हैं। ये एक इनका एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, जिसको ये काम में ले रहे हैं। इसमें ऐसा है, इसी पैराग्राफ में आप आगे देखेंगे तो लिखा है स्पीड पोस्ट आर्टिकल जो होता है उसका 13 डिजिट का एक आर्टिकल नंबर होता है जो आपको मिलता है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो उसको इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर, और आपके पास एसएमएस भी आ जाता है। अच्छा, ये जो स्पीड पोस्ट होता है उसका 1 लाख का इंश्योरेंस भी होता है, ये भी इसमें साथ साथ लिखा हो रहा है कि 1 लाख की इंश्योरेंस फैसिलिटी भी होती है। नेक्स्ट अब देखना, इसमें पोस्ट ऑफिस नेटवर्क में पासपोर्ट सेवा केंद्र भी खुल गए हैं, इतना कुछ ज्यादा नहीं देखना है। एक्सप्रेस एंड बिजनेस पार्सल्स के बारे में लिखा है, मतलब B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर पार्सल डिलीवरी, ये बहुत जनरल चीजें हैं, इनको इग्नोर करना है, नहीं देखना है ज्यादा अंदर।
कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस है, आप वो काम में ऑनलाइन शॉपिंग में ले सकते हैं। लॉजिस्टिक पोस्ट वो इग्नोर करना है। 130 पे कुछ नहीं काम का। 131 पे अब कुछ नहीं देखना है। आगे बिजनेस पोस्ट है उसको इग्नोर कीजिएगा, वो नहीं देखना है। मीडिया पोस्ट नहीं देखना है। डायरेक्ट पोस्ट नहीं देखना है, ये सब आपको छोड़ना है। रिटेल पोस्ट नहीं देखना है। गंगा जल थ्रू पोस्ट ऑफिस, ये एक नई सर्विस है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये अभी 2016 से स्टार्ट करा इंडियन पोस्ट ने। सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंगा जल सोर्स फ्रॉम ऋषिकेश एंड गंगोत्री, वहां 2 जगह से लेकर उत्तराखंड से कंट्री में 2016 से ये सर्विस शुरू हो गई है। गंगा जल इज मेड अवेलेबल थ्रू हेड पोस्ट ऑफिस एंड ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल्स, और डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी आपके घर तक गंगा जल लाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना। पोस्ट शॉपी करके जो लिखा है उसको छोड़ देना है, वो काम का नहीं है। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम वो नहीं देखना है, ये पीआरएस का एक सर्विस है रेलवे का, वो काम का नहीं है आपके, उसको छोड़ देना है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है ये देख लीजिएगा एक बार, ये थोड़ा सा काम का है। पेज नंबर 133 पर ये एक इंपॉर्टेंट बात है। डिपार्टमेंट इज एक्टिवली एंगेज इन प्रीमियम स्कीम सेल ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। 2015-16 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम थी जिसको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को ये भी चला रहे हैं, उसमें एंगेज हैं। एंड ऑपरेटेड थ्रू आरबीआई, तो स्कीम है फाइनेंस की, ऑपरेट होती है आरबीआई से और करते ये भी काम है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू पॉपुलराइज पेपर गोल्ड, मतलब अब आप रॉ गोल्ड रियल गोल्ड जो है वो नहीं खरीद कर पेपर में गोल्ड के अमाउंट के बराबर जो है उसको ले लो अमंग मासेस, जैसे हम शेयर्स लेते हैं। एंड टू रीच आउट टू द स्मॉल इन्वेस्टर एट द ग्रास रूट लेवल, तो आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी हो गया एक तरह से। इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर EIPO है, ये इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल ऑर्डर्स हैं। ई पोस्ट ऑफिस है, अभी आजकल ऑनलाइन सर्विसेज हैं। ई पोस्ट ये जनरल बात है। ई पेमेंट ये सब नहीं देखना है। इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं देखना है। मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन नहीं। 134 इग्नोर करना है। 135 पे डेडिकेटेड रोड ट्रांसपोर्ट है, नहीं देखना। पोस्टमैन मोबाइल ऐप है, वो आपके काम का नहीं है। फिलैटली करके लिखा हुआ है, होता क्या है, ये बस एक हॉबी होती है कलेक्टिंग स्टैम्प्स, बस इतना ध्यान रखना है। पेज 135 पे फिलैटली है क्या कि एक हॉबी है कि हम स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं और स्टडी करते हैं पोस्टल हिस्ट्री को और उसका आइटम्स को, बस इतना ही देखना है, आगे इग्नोर करना है। देन पेज नंबर 136 पे कुछ आगे कुछ काम करनी है। रिलीज ऑफ स्टैम्प्स करके कुछ लिखा हुआ है, इन्होंने 49 इश्यूज करे हैं अभी, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है 150th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी की, उसके ऊपर इन्होंने एक पोस्टल स्टैम्प्स निकाले हैं। लास्ट में साथ में इन्होंने गांव तियातर, गांव म्यूजिकल थिएटर, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, कम्युनल हार्मनी, ओडिशाज मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2018, हॉलिडे डेस्टिनेशन इन इंडिया, पटना यूनिवर्सिटी, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान एंड इंडियन फैशन थ्रू एजेस, ये करके कुछ निकाले हैं, वो बस नॉर्मल सी बात है। माई स्टैम्प्स एक सर्विस है जिसमें आप पर्सनलाइज करा सकते हो शीट ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ इंडियन पोस्ट, आप प्रिंटिंग करा सकते हो, प्रिंटिंग का थंबनेल, फोटोग्राफ, इमेज ऑफ द, मतलब आपके थंब के बराबर की इमेज का आपका एक फोटोग्राफ लेकर उसको आप, या लोगो को लेकर आप जो है इंस्टीट्यूशन का जो है उसको बनवा सकते हो अपना। पर्सनलाइज्ड माई स्टैम्प करके है, वो भी एक पर्सनलाइज शीट पर आप पोस्टल स्टैम्प बनवा सकते हो। कस्टमाइज माई स्टैम्प, ये भी पोस्टल स्टैम्प्स आप इसमें बनवा सकते हो। बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आ जाना है। 137 पे 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रिंटिंग ऑफ इनोवेटिव स्टैम्प्स, वो भी आपका कुछ ज्यादा कुछ काम का नहीं है, जिसमें मेजरली तो आप देखना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इसमें ले रहे हैं इनोवेटिव स्टैम्प्स में। क्राउड सोर्सिंग ऑफ स्टैम्प डिजाइन, दीनदयाल स्पर्श योजना, ये क्या है ये देखना है, एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है। 137 पेज नंबर पर नीचे ही नीचे, अ फिलैटेलिटी स्कॉलरशिप स्कीम कॉल्ड दीनदयाल स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टैम्प एज हॉबी, ये एक स्कीम लेकर आए हैं। स्पर्श योजना आपको एप्टीट्यूड और रिसर्च करने के लिए स्टैम्प्स के लिए स्कॉलरशिप देने की स्कीम है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, और ये 2017-18 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें चिल्ड्रन एट अ यंग एज इन अ सस्टेनेबल मैनर दैट कैन रीइंफोर्स एंड सप्लीमेंट द एकेडमिक करिकुलम इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग अ हॉबी दैट कैन हेल्प देम रिलैक्स एंड डी स्ट्रेस, ये एक हॉबी बढ़ाने के लिए ताकि वो लोग फिलैटेलिकल एक्टिविटीज करें, मतलब स्टैम्प कलेक्ट करें। इसमें इस स्कीम में भी 920 स्कॉलरशिप्स अभी तक देनी है, क्लास 6 से लेकर क्लास 9th तक के स्टूडेंट्स को, अभी एवरी ईयर ऐसा दे रहे हैं। फिर है ढाई आखर लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन, ये ढाई आखर बस इन्होंने शुरू करा है, इतना ही ध्यान रखना है बस, और कुछ ज्यादा नहीं देखना है। कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटीज हैं वो आपके काम का नहीं है, उसको इग्नोर कर देना है। पेज 139 पर आ जाएंगे हम, इसमें पब्लिक ग्रीवेंसेस से रिलेटेड कुछ है, सोशल मीडिया सेल्फ, वो काम का नहीं है। केवल इंडिया पोस्ट का हेल्प सेंटर का नंबर क्या है 1924, बस दैट्स ऑल, इतना ही ध्यान रखना है और नहीं देखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज 140 पर इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल्स हैं, वो काम का नहीं है, इग्नोर करना है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इग्नोर करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक आ गया है, इसका सेकंड पार्ट जो है आईटी, इसमें पहला पैरा जो है, दूसरा पैरा है वो काम का नहीं है। पेज 141 पर आ जाएंगे, वहां पर भी कुछ बहुत आपके काम का नहीं है, उसको सब इग्नोर करना है, यहां से क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं।
डिजिटल आइडेंटिटी पेज नंबर 142 पर दे रखा है, जिसमें आपको खाली वो 12 डिजिट का बायोमेट्रिक जो आपका आधार नंबर है उसके बारे में है, यूनिक लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन ऑथेंटिकेबल ऐसा करके जो है वो बात लिखी हुई है, बस वही काम का है और कुछ इसमें मतलब का नहीं है। आधार इनेबल्ड पेमेंट्स हैं कुछ, क्या होता है AEPS कहते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बस इतना ध्यान रखना है, AEPS होता है, वो काम का नहीं है, इग्नोर करना है। 142 आपके मतलब का नहीं है। 143 पर ई गवर्नेंस लिखा है, जो हम एक अलग से ही वैसे भी पढ़ते हैं, इसके लिए स्वान करके लिखा है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ये एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क बनाने की बात है, बस इतना ही देखना है, बाकी आपके कुछ काम का नहीं है। 143 पर सब इग्नोर करना है। 144 पर भी आपके इसमें रिलेटेड कुछ आपका मतलब का नहीं है, ये सब इग्नोर करते चलना है। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें 145 पर स्वान के बारे में लिखा ही है, ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है ई गवर्नेंस का, वो नाम से मैंने आपको बताया, बस उतना ही ध्यान रखना है। देन पेज नंबर 146 पर GI क्लाउड करके लिखा हुआ है। GI क्लाउड क्या होता है ये एक बार देख लीजिएगा, जिसका नाम है विच हैज बीन कॉइन्ड एज मेघराज। तो मेघराज टर्म अभी चर्चाओं में थी, तो आपको ध्यान रखना है क्लाउड कंप्यूटिंग का मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, उनका क्लाउड है ये, है ना। क्लाउड मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी रहती है, तो वो मेघराज करके हमारा क्लाउड बनाया है इन्होंने। नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये कुछ आपके मतलब का नहीं है। प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इसके लिए आपको एक बार डिजिशाला करके लिखा हुआ है, एजुकेशनल चैनल बनाया है, अ न्यू एजुकेशनल चैनल डिजिशाला, बस वो ध्यान रखना है, वो अभी आजकल अवेलेबल है डिश टीवी वगैरह पर। देन आप नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 147 पर भीम ऐप के बारे में, 2016 में लॉन्च हुई थी, ये मार्क कीजिएगा, ये थोड़ा सा काम का है। इसमें भीम आधार से लिंक कर कर पेमेंट करने का एक ऐप बनाया है डिजी धन मिशन के तहत। देन ई प्रमाण करके कुछ है, जिसमें आप ई ऑथेंटिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है, ई प्रमाण, बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे ऑनलाइन ई साइन, ई हस्ताक्षर भी आजकल शुरू हो गया है, स्टेट डेटा सेंटर्स बनाए, वो काम का नहीं है। ई संगम 148 पर दे रखा है, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे है, ई संगम और कुछ नहीं, सर्विस डिलीवरी का गेटवे। नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, 2010 में बना था, ये इतना काम का नहीं है आपका। मोबाइल सेवा प्लेटफॉर्म है, उमंग जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है, पेज नंबर 149 पर, ये न्यू एज गवर्नेंस के लिए है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका शॉर्ट है उमंग, ये 2017 में लॉन्च हुई है, थोड़ा रीसेंट है, करंट का रहेगा तो उसको मार्क करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लेटफॉर्म है जहां पर आधार, डिजी लॉकर, पे कोड, पे जीओवी, रैपिड असेसमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और इसमें लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, अलग अलग 12 लैंग्वेजेस में ये दे रखी है, इतना देखना है। डिजी लॉकर क्या है, ये डिजिटल इंडिया के अंदर है, जिसमें आप अपने डिजिटल जो आपके डेटा है उसको आप सिक्योर करके रख सकते हो और डिजिटल अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप इसके अंदर रख सकते हो और उनको ऑथेंटिकेट भी करा है, तो वो एक डिजी लॉकर का एक कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा पढ़ना है, काम का है आपका। स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम फैसिलिटी, ये आपके मतलब का नहीं है इतना। ओपन गवर्नमेंट डेटा, ये काम का नहीं है। ई हॉस्पिटल काम का नहीं है। प्रगति करके ध्यान रखना है, क्या है, पेज नंबर 151 पर देख रहा हूं मैं, प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ये स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, 2015 में लॉन्च हुआ था ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के अंदर। देन डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म है, वो नहीं है, इग्नोर करना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वो बेसिक सी चीज है, वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, नहीं देखना है। ई वे बिल है, ये अभी जीएसटी में काम आता है, प्रोवाइड्स अ सेल्फ सर्विस प्लेटफॉर्म टू टैक्स पेयर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स टू जनरेट सिंगल ई वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक बिल जनरेट हो जाएगा और उसको वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं एज पर जीएसटी रूल्स। तो ये एक बस थोड़ा सा है, इसको ध्यान रखना है, ई वे से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस ये देखना है, एक तो इंडिया में अभी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में बनी है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वो काम का नहीं है। साइबर स्वच्छता केंद्र है, ये एक तरह से साइबर बॉटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालाइज सेंटर है, जिसमें वायरसेस और मेलवेयर्स को क्लीनिंग के लिए काम होगा। देन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीए के बारे में है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुआ, इतना ध्यान रखना है। ये प्लानिंग कमीशन का अटैच ऑफिस है, ध्यान रखना, पढ़ हम यहाँ रहे हैं, अटैच टू द प्लानिंग कमीशन, जो अब क्या हो गया, नीति हो गया है, और नाउ शुरुआत में ऐसे अटैच था, अब इसको अटैच ऑफिस कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के साथ में, तो मेती के साथ में जुड़ गया है और ये यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है। सबके पास आधार ऑलमोस्ट अभी है ही, तो ये सब जानते हैं कि क्या चीज है। नेक्स्ट पेज नंबर 153 पर कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज नहीं है आपके काम का, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, इग्नोर करना है, इस पे इग्नोर करते ही चलना है। नेक्स्ट करके अर्नेट करके दे रखा है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, बस ये एक ऑटोनॉमिक साइंटिफिक सोसाइटी है,
मिनिस्ट्री की, वो ध्यान रखना है, बस इतना सा ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन दे रखा है, वो आपके इतना मतलब का नहीं है। एनआईसी का इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, पेज नंबर 154 पर 1976 में स्टैब्लिश हुआ था और ये प्राइम बिल्डर है ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस का इंडिया में। ई गवर्नेंस के लिए बहुत सारा काम कर रहा है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। एनआईसी आईसीटी का नेटवर्क बना रहा है, निकनेट करके इनका नेटवर्क है एनआईसी एनईटी। और अभी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंडिया में होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब में एनआईसी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एनआईसी के जो नेटवर्क है उसके थ्रू काम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ग्रास रूट लेवल तक एनआईसी अपनी सर्विसेज इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के फॉर्म में दे रहा है। देन आगे कुछ काम का नहीं है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज करके कुछ दे रखा है, वो सब इग्नोर करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेलिट, ये ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं देखना है। एसटीपी क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पेज नंबर 155 पर, ये 91 में बने थे और ऑटोनोमस सोसाइटी है अंडर मेटी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो हैं वो बन रहे हैं। मीडिया लैब एशिया, ये काम का नहीं है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इन, ये काम का है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन, इंडिया को बाद में ले लिया। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री का, जो डिजाइंड है अंडर सेक्शन 70B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, उसके अंदर बना है। सेक्शन 70B मार्क करना इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये नेशनल एजेंसी है टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में कलेक्शन, एनालिसिस, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग, अलर्ट, इमरजेंसी मेजर्स, ब्ला ब्ला, बहुत सारी सर्विसेज ये दे रहे हैं। और वो सारी सर्विसेज एक तरह से कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में सर्टेन काम कर रहा है, सेक्शन 70B में बना हुआ है। देन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक करके है, ये भी एक इंस्टीट्यूट है। ये R&D का इंस्टीट्यूट है आईटीई मिनिस्ट्री का, और ये भी नेशनल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो है, स्ट्रेंथनिंग के लिए काम कर रहा है। बस इतना है, आपको ध्यान रखना है सीडैक के बारे में। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इग्नोर करना है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेटेड, ये भी इग्नोर करना है। देन टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में पेज नंबर 156 पर हूं मैं, वहां पर डीओटी काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। 157 पर आ जाएंगे, वहां पर टेली डेंसिटी करके दे रखा है। इंडिया में 100 की पॉपुलेशन पर कितना टेली डेंसिटी है, ये डेटा आपको मेंस में भी काम आएगा। टेली डेंसिटी डिनोट करती है नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर 100 पॉपुलेशन, 100 लोगों पर कितने टेलीफोन हैं। और ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इंडिया में टेलीकॉम पेनिट्रेशन का, कितने लोगों तक पहुंच गया है। अभी कंट्री में ओवरऑल टेली डेंसिटी इन द कंट्री वाज 90.10 एट द एंड ऑफ मार्च 2019। लेटेस्ट डेटा यही है, 90% है, मतलब हर 100 में से 90 लोगों के पास टेलीफोन है। ये टेली डेंसिटी इंडिया के अंदर हो गई है। इसमें देखना एक बात, आप 57.50% अर्बन एरियाज में थी इसमें डेंसिटी, टेली डेंसिटी अर्बन एरियाज में, रूरल एरिया में 57.50 है और अर्बन में 159 है, मतलब वहां 100 पर 159 159.66 फोन है, जबकि गांव में 57.50 है। हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट टेली डेंसिटी है इंडिया में, अमंग्स द एरिया 146 बता रहा है, एंड सेकंड उसमें केरला है, एंड थर्ड पंजाब है। ये तीन तो आप एटलीस्ट ध्यान रखना टेली डेंसिटी में, हिमाचल, केरला एंड पंजाब। देन तमिलनाडु है, फिर कर्नाटका है। सबसे लो जो है इसमें वो बिहार में है 59.95, उसके बाद भी यूपी में है उससे ज्यादा, और उसके ऊपर आसाम है। मतलब लोएस्ट 3 देखेंगे तो सबसे लोएस्ट बिहार, देन सेकंड नंबर पर यूपी एंड देन आसाम है। बस ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर मेट्रोस की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, 238 है टेली डेंसिटी, दिल्ली, फिर मुंबई, फिर कैलकाटा। इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इसको इग्नोर करना है, ये काम का नहीं है। पेज 158 पे R&D है, वो आपके काम का नहीं है। भारत BSNL ऑफिस है, 2000 में बना था, फॉर्म हुआ था, बस इतना ही ध्यान रखना है। दिल्ली मुंबई में MTNL की तरह काम करते हैं, महानगर टेलीकॉम सर्विसेज हैं, ये दिल्ली एंड मुंबई के लिए काम करती हैं। वो नवरत्न PSU है इंडिया का, ये नेक्स्ट पैरा में उतना ध्यान रखना है। वो 86 में बना, MTNL 86 में बन गया था, BSNL 2000 में बना है, 2000 में बना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है, 1948 में स्टैब्लिश हुई थी ये, ITI करके, बस इतना ही ध्यान रखना है। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये आपके मतलब का नहीं है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये भी इतना काम का नहीं है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, सब इग्नोर करना है। स्कोप ऑफ डिजिटल इंडिया कुछ नहीं देखना है। 160, 161 ये सब इग्नोर करते चलना है आपको, बस इतना ही आपका 161 पर ओवर हो जाता है। जो जो चीजें मैंने आपको बच्चों मार्क करवाई है उन्हीं को ही पढ़ना है आपको, और इसमें डेटा बहुत ज्यादा है जो याद करने का है, तो वो ध्यान रखना है। चैप्टर नो डाउट बड़ा है, बट मैंने इसको बहुत सारी शॉर्ट चीजें मार्क करवाकर, अननेसेसरी चीजें एलिमिनेट करवाकर आपकी जो है बर्डन को कम करने का काम किया है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।